गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर एसएसएन सुबोध पीजी कॉलेज से आप लोगों का स्वागत करती हूं। और आज साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम उसके प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं। पूरी उम्मीद करती हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। राइट, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली, इट गिव्स मी मोटिवेशन। राइट, तो अब आगे बात करते हैं किस तरह से प्रिंसिपल हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं जो इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को इम्पॉर्टेंट बना दे रहे हैं। आपको मैंने बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर ने दिया है ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, और इसी वजह से इस पूरे थ्योरी को हम टेलरिज्म भी कहते हैं। टेलर के नाम से टेलरिज्म भी कहा जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन टेलरिज्म के बारे में पूछ लिया जाए तो इसका मतलब है आपसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो 5 हैं, और जो सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो कि हेनरी फ्यूल ने दिए हैं वो 14 हैं। दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए। कई बार स्टूडेंट इस तरह की गलती करते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलरिज्म या राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड दे आर राइटिंग ऑल 14 प्रिंसिपल्स। अब बताइए गलत कहें कि सही कहें। 14 प्रिंसिपल सही कहे हैं पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल नहीं है, तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। राइट, तो इस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा। फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन पेपर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं या साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, तो एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स ऑफ अप्लाई साइंस टू द इंजीनियरिंग ऑफ प्रोसेस एंड द मैनेजमेंट। जितना भी फैक्ट्री सिस्टम लागू हुआ था और मैकेनाइजेशन होने लगा था, उस पूरे में जो प्रोसेसिंग वाला मैटर था और जो मैनेजमेंट वाला मैटर था, उसमें जैसे ही साइंस अप्लाई हुई उसी को हमने कह दिया ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि साइंस की एप्लीकेशन मैनेजमेंट के साथ होने लग गई थी, और ये उन प्रयासों में से एक था जो बहुत पहले कर दिए गए थे। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट आजकल का नहीं है, बहुत पुराना है। ठीक है, कम से कम 150 साल पुराना। तो अब बात करते हैं क्या प्रिंसिपल है इसके। 5 प्रिंसिपल है, बहुत बढ़िया, बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर एक बिजनेसमैन या एक फैक्ट्री ओनर अपने इन प्रिंसिपल्स को अपने प्लांट में अप्लाई करता है तो यकीन मानिए कि उसका जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, वो बहुत बदल जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल को कहा गया था साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। यहाँ आप एक बात चीज देखेंगे, मैं आपको जैसे ही धीरे धीरे 5 के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, आप देखेंगे ये कहता है ये होना चाहिए वो नहीं, यानी जो चल रहा था वो नहीं, अब क्या होना चाहिए ये वो बात कर रहा है। यानी दोनों बातों को साथ में लेके चल रहा है कि जो कन्वेंशनल सिस्टम था वो क्या कहता था, और अब एक जो साइंस को अप्लाई करने से एक नया सिस्टम, जो मॉडर्न सिस्टम जो एनफोर्स करना है, वो क्या कहता है। तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल कहता है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। मैं पहले 5 को बारे में सिर्फ इंट्रोड्यूस करती हूँ, फिर उसको डिटेल समझाती हूँ। नंबर 2, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण वातावरण या सौहार्दता या सुमधुरता। राइट, तो हार्मनी होना चाहिए, भेदभाव नहीं, आपस में मन मुटाव नहीं। राइट, अब आगे की बात। नंबर 3 कहता है इम्पोर्टेंस कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी सहयोग होना चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं। राइट, नंबर 4 पे कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हर एक प्रत्येक व्यक्ति का डेवलपमेंट होना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में अंतर होता है। आपने कई बार HR में पढ़ा होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हमेशा पहले ट्रेन किया जाता है तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेनिंग तो सब लोगों को दी जाती है, पर डेवलपमेंट सब लोगों का होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। डेवलपमेंट केवल उन लोगों का होता है जो लोग खुद चाहते हैं। तो ये इनिशियल होता है, इंटरनल होता है। ट्रेनिंग एक्सटर्नल एफर्ट है और जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल एफर्ट है। तो यहाँ पे ये कहता है आपको अपने लोगों को डेवलप करना है, ना कि ट्रेंड का मतलब है आपने थोप दिया, और डेवलपमेंट का मतलब है उसने अपने मन से उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक बात है, तो ये कहते हैं डेवलपमेंट होना चाहिए पर्संस का। और लास्ट प्रिंसिपल है जो कहता है मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी आउटपुट यानी जो आपका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। जो आदमी जितना कर सके उसकी उस मैक्सिमम लिमिट तक, किसी को बांधो मत।
कोई व्यक्ति 100 में भी थक सकता है और कोई व्यक्ति 150 तक में भी एनर्जेटिक रह सकता है। तो डिपेंड ऑन द कैलिबर एंड कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इट मस्ट बी टारगेटेड, राइट। तो अब जरा शुरू करते हैं। आप देखेंगे मैंने हर एक प्रिंसिपल के ऊपर ग्रीन पेन से आपको लिख दिया है मार्कर से, ये इसका कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब ये हो गया कि आपको ये तो भूलना ही नहीं है, इसको तो लिख के ही आना है, इसको तो दिमाग में छपा लेना है कि इसके बिना तो ये प्रिंसिपल पूरा होगा ही नहीं। तो जरा बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, तो ये कहता है थिंक बिफोर डूइंग। कोई भी काम को करने से पहले सोचो, यानी लॉजिकल थिंकिंग होना इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम आप जब करते हो उसके लॉजिक होने चाहिए, व्हाई यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर नॉट डूइंग, क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो, इसका लॉजिक आपके पास होना चाहिए। कई बार आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई यू ऑप्ट बीबीए, व्हाई यू ऑप्ट एलएलबी, या जो भी कोई कोर्स आप कर रहे हैं, व्हाई डू यू दिस। तो जो इसका आंसर कई लोग ये कह देते हैं, कई बच्चे कह देते हैं मेरे फादर ने कहा, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसा कर रहे थे, या आजकल ट्रेंड में चल रहा है। ये तो बिल्कुल खराब काम है, ये अच्छा आंसर नहीं होता। अच्छा आंसर वो होता है कि मैं चाहता था, मुझे इसमें आगे करियर बनाना है, ये चीज होनी चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए व्हाई आई एम डूइंग दिस, राइट। तो यहाँ पे ये कहता है थिंक बिफोर डूइंग। कोई भी काम को करने से पहले सोचो, क्या ये कर सकता हूँ, क्या ये सही है, क्या मैं कर सकता हूँ, मैं इस काम को करने के काबिल हूँ, क्या मुझे कुछ परेशानियां आएंगी, अगर आएंगी तो उनका ओवरकम कैसे करना है। इन सब चीजों के बारे में करने से पहले सोचो, बजाय कि करने के दौरान। करने से पहले जो व्यक्ति सोच लेते हैं उनकी स्ट्रेटेजी बहुत साउंड होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है साइंस अप्लाई होनी चाहिए काम में, ना कि रूल ऑफ थंब। और रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ट्रेडिशनल सिस्टम, यानी एक पुराना ढर्रा जो चलता आ रहा है उसे बस चलते रहने दो, उसी के हिसाब से काम करते रहो, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई नया इनोवेशन नहीं, उसको कहते हैं रूल ऑफ थंब। तो ये कहते हैं रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, साइंस अप्लाई होनी चाहिए। पहला प्रिंसिपल होपफुली आपको समझ में आया होगा और बहुत सिंपल। जब तक टेलर ने अपना थ्योरी को नहीं लागू किया था उससे पहले तक रूल ऑफ थंब चलता था। और रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अंगूठे का नियम, ठीक है। अंगूठे का नियम ये कहता है पुराना ढर्रा जो चल रहा है, ट्रेडिशनल मेथड जो है, वो उनको बिना ये सोचे कि ये सही है कि गलत है बस करते चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, जो सही है उसे जरूर करते चलो, लेकिन अगर गलत है तो उसे या तो इम्प्रूव करो या रिमूव करो, या तो इम्प्रूव करो और या तो रिमूव करो। केवल उस काम को करते रहने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उन्होंने कीवर्ड दे दिया थिंक बिफोर डूइंग। क्लियर। अब आते हैं अपन सेकंड प्रिंसिपल पे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब है सब लोग मिलजुल कर रहे, जो रिलेशनशिप होना चाहिए, चाहे एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर हो, किसी भी रिश्ते से हो, दोनों ही के बीच में हार्मोनाइज रिलेशनशिप होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक वाला प्रोसेस होना चाहिए। तो ठीक है, नॉट डिस्कॉर्ड, मन में मन मुटाव नहीं होना चाहिए, मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसके लिए कीवर्ड दे दिया है मस्ट गिव एंड टेक। एक बात यकीन मान लीजिए, इस पूरी जिंदगी में हमें कब कहाँ किससे कौन सा काम पड़ जाए हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तो हमारी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ही होती हैं कि कभी कभी हम जिनको बहुत ही मीन या बहुत ही छोटी इम्पोर्टेंस देते थे वही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस क्रिएट कर देता है। तो ये यहाँ पे कहता है हर एक व्यक्ति को म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, कभी मैं तुम्हें दूं कभी तुम मुझे दो, और ये पूरी जिंदगी हमारा चलता है म्यूचुअल गिव एंड टेक। कभी हमें किसी से कोई काम पड़ता है, कहते हैं इन होल लाइफ वी आर कस्टमर एंड सेलर इन द डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। कभी हम सेलर होते हैं और कभी हम कस्टमर होते हैं। तो अगर जब हम सेलर होते हैं तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, और जब हम कस्टमर हैं तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो। तो अगर हम ऐसा सोच पाएंगे ना तो यकीन मान लीजिए हम हार्मोनाइज हो पाएंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं सोचा, मैं कस्टमर हूँ तो मैं कस्टमर के ही पॉइंट से सोचता हूँ, सेलर के पॉइंट से नहीं समझता हूँ, तो समझ लेना कि हम कभी भी एक अच्छा रिश्ता नहीं कायम कर सकते किसी भी सेकेंड पार्टी के साथ में। तो इसको एक इंग्लिश में एक वर्ड बताती हूँ। एक शब्द होता है सिंपैथी और एक दूसरा शब्द होता है एम्पैथी। तो सिंपैथी में हम सहानुभूति रखते हैं और एम्पैथी में परानुभूति रखते हैं। परानुभूति का मतलब है दूसरे की जगह पर अपने आप को रखकर उस भावना को अनुभव करना, राइट। कीप योरसेल्फ एट द सेकंड अनदर्स प्लेस, अपने आप को दूसरे की जगह पर रख करके जो हम सोच लेते हैं ना वही है एम्पैथेटिक। तो हम हमेशा ये कहते हैं बी एम्पैथेटिक इन अ लाइफ।
आपको सिंपैथी होना एक अच्छी बात है, वो आपके पर्सनैलिटी का एक अच्छा इमोशनल एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन इफ़ यू आर एम्पैथेटिक दैट मीन्स यू आर अचीवर। आपको हर जगह सक्सेस मिलेगी इफ़ यू आर एम्पैथेटिक। तो यहाँ पे इसने यही कहा है, म्यूचुअल गिव एंड टेक जो स्पिरिट है इसको रखना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉय से एम्प्लॉय की तरफ हो, चाहे एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर की तरफ हो। बिल्कुल वाइज एंड वर्सा भी है, चाहे एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय की तरफ मान लो, अगर एम्प्लॉयर ये सोचता है कि ये तो मैं ही हूँ जो इन्होंने काम दिया है, ये उसकी गलत फहमी होती है। बिना वर्कर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसकी शान होते हैं, क्राउन होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। विदाउट हैविंग अ स्किल्ड एम्प्लॉय द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन सक्सेसफुली। ठीक बात है। तो ये वाला भी प्रिंसिपल पूरी उम्मीद है समझ में आता होगा। हार्मनी की बात करता है, मिलजुल के काम करने की बात करता है, ना कि डिस्कॉर्ड की। यानी मन में मन मुटाव नहीं होना चाहिए, मन में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, मन में कोई भी सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। राइट। नंबर 3 की बात करता है, कोऑपरेशन नॉन इंडिविजुअलिज्म। आप हमेशा टीम के रूप में काम कीजिए। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एक देसी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल फैक्ट है ये, बिल्कुल जिंदगी में लागू होने वाला सिद्धांत है। हम अकेले कभी भी कुछ नहीं कर सकते। वी नीड पर्सन, वी नीड सोसाइटी, वी नीड फैमिली, वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहता है आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है, एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको मिलजुल के काम करना है। अगर आप अकेला काम करते हैं तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो इन्होंने इसके लिए कहा है इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। ईच एंड एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप किसी को भी कमतर मत मानिए और किसी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ ये कहता है अगर एक 4th क्लास कैटेगरी का जो वर्कर होता है उसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, और जो हायर अथॉरिटी होते हैं उनकी भी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। ये सिचुएशन वेरी कर सकती है, लेकिन एक बात यकीन मान लीजिए कि आपको पूरी थॉरम लाइफ में आपको हर एक व्यक्ति की कहीं ना कोई ज़रूरत रहेगी। तो ये कहता है सहयोग की भावना होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिवाद की। आप कभी भी पार्शियलिटी नहीं करेंगे। अगर टीम को काम करवाना है तो टीम स्पिरिट से काम होगा। अगर किसी एक को फेवरिज्म किया, पार्शियलिटी की और या फिर इंडिविजुअलिज्म किया, तो यकीन मान लीजिए टीम बिखरते देर नहीं लगेगी। और टीम को बांध के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये चैलेंज हर कोई नहीं फुलफिल कर पाता। राइट। तो इसलिए तीसरा प्रिंसिपल कहता है सहयोग होना चाहिए, ना कि व्यक्तिवाद, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। अब आते हैं अपन चौथे प्रिंसिपल पर। ये कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन विद साइंटिफिक मैनर। तो यहाँ पे कहता है हर एक व्यक्ति का आपको डेवलपमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए लिखा है कि उनको परफेक्टली ट्रेंड और पॉलिश किया जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे इस परफेक्टली ट्रेंड एंड पॉलिश का मतलब क्या होता है? देखिए कहते हैं कि कोयला है वो भी कार्बन है, और एक हीरा है वो भी कार्बन है, लेकिन जो दोनों ही कार्बन है, लेकिन दोनों के जो एलिमेंट्स है, अगर हम कोयले को पॉलिश करेंगे ना तो हीरा नहीं बना सकते, लेकिन हीरे को अगर हमने पॉलिश किया यानी उसको तराश दिया ना, तो हीरे की वैल्यू कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो कार्बन होना दोनों का एक रूप है, यानी द पर्सन कैन हैविंग अ स्पेसिफिक ट्रेट, बट इफ वी आर कैपेबल टू पॉलिश दैम तो वो फ्लॉरिश हो जाते हैं। यही वाली चीज़ है। तो हमें पॉलिश करना होगा। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, कैपेबिलिटी होती है। हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई भगवान ने क्वालिटी दी है। ये पर्सन पर डिपेंड करता है, उसके जो मेंटर होता है, उसका जो एम्प्लॉयर होता है, उसके ऊपर जो गार्जियन होता है, ये उस पर डिपेंड करता है व्हाट दे सी इन दैट पर्टिकुलर पर्सन। वो लोग उसमें क्या देखते हैं। हम चाहें तो किसी भी चीज़ को बेकार समझते हैं, और हम चाहें तो हम एक बेकार चीज़ में से भी वैल्यूबल कुछ बना सकते हैं। ये हमारे नज़रों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल वही चीज़ को इसने कहा है, आप अपने व्यक्तियों को ट्रेंड मत कीजिए, आप अपने व्यक्तियों को डेवलप कीजिए। इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सन, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक खास बात है। तो इन्होंने एक चीज़ कह दी है कि आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो पर्सन है या वर्क फोर्स है उसको ट्रेंड करना है, और उसको डेवलप करना है, और उसको पॉलिश करना है। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई खास बात होती है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है आपको चौथा प्रिंसिपल भी समझ में आ गया होगा। अब अपन आते हैं पांचवें प्रिंसिपल पर। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे
आपको जो स्टडी मटेरियल होगा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का, उसमें 80% स्टडी मटेरियल 4 प्रिंसिपल की बात करता है, लेकिन मैं आपको 5 प्रिंसिपल बता रही हूँ क्योंकि ये रेयर है। 5 प्रिंसिपल ही आप लिखेंगे और जनरली 4 प्रिंसिपल की बात कही जाती है, लेकिन 5 प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं अपन, और मैं पांचों को थॉरली समझा रही हूँ। अब पांचवा प्रिंसिपल क्या है? मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने बंदों से ज्यादा आउटपुट निकलवाना चाहिए बजाय कि एक टारगेट आउटपुट को। क्योंकि देखिए, आप सिंपल सी बात है, आप अगर अपने वर्कर्स को, मान लीजिए 50 वर्कर है आपके प्लांट में, और अपने 50 वर्कर को आपने एक टारगेट दे दिया है कि आज 24 घंटे में जो 12 घंटे 16 घंटे आप काम कर रहे हैं, आपको 200 यूनिट प्रोडक्शन करना है। हो सकता है उन 50 में से किसी 10 को कोई प्रॉब्लम हो, फिजिकल पेन हो, कोई सोशल प्रॉब्लम हो, कोई फैमिलियर रीजन हो, और वो 10 लोग उन 50 के 40 को भी टारगेट को पूरा ना कर पाए। मान लीजिए 200 यूनिट दिया है और वो शायद 100 यूनिट भी नहीं टारगेट कर पाए, जबकि उन 50 में से कोई 5 ऐसे हो सकते हैं जो फुल सेटिस्फाई हैं, फुल परफेक्ट है, और वो लोग बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। वो 200 की बजाय शायद 210, 215 तक भी ले जाए चीज़ों को। तो आप उन्हें आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, उन्हें ये कहिए जस्ट डू योर बेस्ट। आप अपने बेस्ट का यूज कीजिए, यानी अपने तरफ से बेस्ट काम करिए, अच्छे से अच्छा काम कीजिए, टारगेट्स पर मत जाइए। अगर आपने इस तरह का इंप्रेशन अपने वर्कर को दिया होता है तो यकीन मान लीजिए वो अपना बेस्ट देते हैं। और इसके साथ में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपका इंसेंटिव्स उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इंसेंटिव्स का मतलब है अगर आपने इतना काम किया तो आपको इतना मिलेगा, और इतने से इतना ज्यादा काम किया तो आपको हो सकता है डबल मिलेगा। तो ये मोटिवेशन देता है एक व्यक्ति को। केवल उनको मैक्सिमम फॉर्म में काम करने का सलाह मत दीजिए, उनको इंसेंटिव्स भी दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में मॉनेटरी टर्म्स पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। हर हालत में हम हर चीज़ को मनी मैटर्स, वो वाला पॉइंट दिमाग में चलता है कि अगर पैसे से तोलते हैं, अगर पैसे के हिसाब से उसमें कुछ वजन लगता है तो हम उस काम को करना पसंद करते हैं, और पैसे के हिसाब से उसमें कोई वजन नहीं है तो कोई मैं ज़्यादा पेन लेना पसंद नहीं करता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग की। तो यहाँ पे ये कहता है अगर आप मैक्सिमाइजेशन, जो इसका कीवर्ड है मैक्सिमाइजेशन, अगर आप मैक्सिमाइजेशन पे दिमाग लगाते हैं तो मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ रिवार्ड सिस्टम पर भी, यानी डिफरेंशियल रेट सिस्टम पर भी दिमाग लगाना ही चाहिए। तभी कहीं जाकर के आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेसिंग है, जो प्रोडक्शन है, उसमें एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरीके से जो टेलर ने अपने इस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में जो प्रिंसिपल्स की बात करी है, पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये पांचों प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। उन्होंने साइंस की बात करी है, उन्होंने हार्मनी की बात करी है, उन्होंने कोऑपरेशन की बात करी है, उन्होंने डेवलपमेंट की बात करी है, और उन्होंने मैक्सिमम की बात करी है। मैंने वो सारे पॉइंट्स इस समय बोले हैं जो नए हैं, और जो पुराने थे उनको उन्होंने हटाने की बात करी है। यानी उन्होंने कहा रूल ऑफ थंब को हटा दो, उन्होंने कहा है डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा ट्रेनिंग से ज्यादा डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने कहा रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको दोनों तरीके से इस चीज को क्लियर कर दिया है। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू सो मच।